नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत की थी, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल पर ओटोमन एम्पायर का कब्ज़ा हो जाता है और कब्ज़ा होने के बाद यूरोप से भारत का जो डायरेक्ट जो आपका व्यापार था वो बाधित हो जाता है। उस पर अरेबियन और मुस्लिम रूलर्स, जो भी अरेबियन मर्चेंट्स थे चाहे मुस्लिम रूलर्स थे, उनका एक मध्यस्थता, उनकी एक मिडलमैन, बीच में इंटरमीडियरीज आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपके ईस्टर्न रोम का जो हिस्सा रहता है आपका बेंजेंटाइन एम्पायर, वो वहाँ से जितने भी लोग थे कॉन्स्टेंटिनोपल से, जो भी धार्मिक गुरु थे, जो भी रिलीजियस, जो भी स्क्रिप्चर्स थे, सब लेके वहाँ के लोग आके वेस्टर्न पार्ट में, यूरोप में, इटली में और भी कई जगह अपने आप को पुनर्स्थापित करते हैं। और इस बीच उनके भीतर एक बड़े लेवल का पुनर्जागरण होता है, मानव केंद्रित वो हो जाते हैं और कई तरह के मतलब वो साइंटिफिक इन्वेंशंस करते हैं, बड़े बड़े उन्नत किस्म के जहाज़ बनाते हैं, सामुद्रिक जहाज़ बनाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में इकोनॉमिकली काफ़ी मतलब अपने आप को डेवलप करते हैं, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अपने खुद को डेवलप करते हैं, एडवांस जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाते हैं। धीरे धीरे फिर से उनके अंदर एक प्रॉस्पेरिटी वहाँ के लोगों में जागृत होती है और लग्जरी जो ओरिएंटल गुड्स हैं, लग्जरी आइटम्स का फिर से उनके अंदर एक डिमांड होता है कि हमें, और एक लालसा तीव्र जागती है कि हमें फिर से ईस्ट के साथ पूरब की खोज की जाए। और इसी कड़ी में आपका स्पेशली पुर्तगाल को एक क्या बोलते हैं, एक लीडरशिप दिया जाता है कि आप क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियनडोम को पूरे विश्व में धीरे धीरे जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है वहाँ पे फैलाएंगे। इस कड़ी में एक काम और होता है आपका 1454 ईस्वी में जो पॉप निकोलस V हैं वो एक बुल देते हैं प्रिंस हेनरी को। प्रिंस हेनरी का जो एक उपाधि दी जाती है उनको, दी नेविगेटर के नाम पे उपाधि देने के बाद ये क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े वॉयजेस, सामुद्रिक बेड़े भेजते हैं कि भारत की खोज की जाए, जो भी पूरब के देश हैं उनके साथ पुनः संपर्क स्थापित किया जाए। स्पेशली उनकी भी एक, उनके अंदर एक क्या बोला जाए, एक पैसन रहता है कि हमें किसी भी तरह जो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी पे जो अरेबियन और मुस्लिम मर्चेंट्स का जो आपका एक रूलर्स का जो एक वहाँ पे एकाधिकार हो गया है, उन जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, उसको ख़त्म किया जाए, एक अलग रास्ता खोजा जाए जिससे कि ट्रेड रिलेशंस को आगे बढ़ाया जाए। इसी सिलसिले में ये सपना तब आपका एक तरफ से कहा जाए ये एक एक्सरसाइज तब बाधित हो जाता है जब 1460 ईस्वी में आपके प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि फिर 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियास ये क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं पूरब के देशों के खोज में। और ये 1487 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में एक द्वीप है जिसे आपको आशा अंतरिप द्वीप कहा जाता है, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। केप ऑफ गुड होप यहाँ पहुँचने के बाद ये एक तरफ से कन्विंस्ड हो जाते हैं कि इन्होंने इंडिया का खोज कर लिया, लेकिन वास्तव में इसके 10 साल के बाद वास्को ड गामा, ये मैंने सीरीज़ मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप इनको जॉट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम में आएंगे। 10 साल के बाद 1497 में वास्को ड गामा अपने सामुद्रिक बेड़े 3 समुद्रिक जहाज़ को लेकर निकलते हैं। उसके पहले एक और आपका घटनाक्रम वो होता है कि ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास एक स्पेन में जगह है, वहाँ पे आपका 1494 ईस्वी में एक संधि होती है स्पेन और पुर्तगाल के बीच। ये होता है कि आपका अफ्रीका में ही एक द्वीप है अटलांटिक ओशन में, उसका नाम है केप वर्डे आइलैंड। केप वर्डे आइलैंड से एक 1300 मील पश्चिम की तरफ इमेजिनरी लाइन खींची जाती है। अटलांटिक ओशन पे। और ये तय होता है कि अटलांटिक
यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया है और यहाँ से इसका जो पूरब का जो भाग होगा, जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड होंगे, इन्हें जो भी खोजेगा और उस पर जो भी एकाधिकार रहेगा, उस पर पुर्तगाल का एकाधिकार रहेगा। और इमेजिनरी लाइन के पश्चिम की तरफ जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड खोजे जाएंगे और उस पर जो भी एकाधिकार होगा, उस पर स्पेन का एकाधिकार होगा। इसी के संधि के तहत 1497 में वास्को ड गामा अपने सामुद्रिक बेड़े 3 जहाज़ को लेकर निकलते हैं और सबसे पहले ये आपका केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। केप ऑफ गुड होप में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात वहां पे एक गुजराती पायलट से होती है जिसका नाम अब्दुल मजीद रहता है। अब्दुल मजीद के साथ ये क्या करते हैं, कीनिया और मोजाम्बिक के पास से सीधा स्ट्रेट ये अरब सागर को क्रॉस करते हुए मालाबार कोस्ट पे, मालाबार तट पे कैलिकट पे पहुंचते हैं। क्योंकि पुर्तगालियों के पास, स्पेनिश के पास जो भी ये जो आपके यूरोप के पास उस समय एक काम ये लोग किए रहते हैं कि अच्छे और उन्नत किस्म के समुद्रिक जहाज़ रहते हैं। तो ये सीधा स्ट्रेट अरब सागर को सीधे मतलब क्रॉस करके ये सीधा सीधा कालीकट पर पहुंचते हैं। और वहाँ पे कालीकट में जो वहाँ के राजा रहते हैं उनका नाम जेमोरिन रहता है, प्रिंस जेमोरिन, समुद्री राजा, जो इनका बहुत ही भव्य स्वागत करते हैं। और वहाँ पे वास्को ड गामा 3 महीना तक रहते हैं। ये पहुँचते कब हैं, 1498 में। 1498 के मई महीने में ये पहुंचते हैं और वहाँ के राजा जो जेमोरिन है उनसे इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद ये देखते हैं कि वहाँ पे अरेबियन मर्चेंट्स जो हैं उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर ये 3 महीना रहते हैं और वहाँ से काफ़ी एक पूरा कार्गो ही ख़रीद लेते हैं। उसमें जितने भी स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले और ख़ासकर काली मिर्च, ब्लैक पेपर, वो पूरा लेके अपना वापस ये पुर्तगाल लिस्बन जाते हैं। और जो भी सामान ये वहाँ से इंडिया से लेके गए रहते हैं, यूरोप में जब ये बेचते हैं तो जितनी उनकी लागत लगी रहती है ट्रांसपोर्टेशन से लेके परचेजिंग तक, वो टोटल का 60 गुना से ज़्यादा इनको मुनाफा होता है वास्को ड गामा को। और ये बात धीरे धीरे पूरे यूरोप के लोगों को पहुंच जाती है कि भाई बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है वास्को ड गामा को, इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड रूट आपका एक स्थापित हो गया है। और यूरोप के लोग भी जब इनसे सामान खरीदते हैं इंडियन स्पाइसेस, तो इनको एक चीज़ दिखता है कि हम जो आपके अरेबियन चाहे मुस्लिम इंटरमीडियरीज से जो यही सामान खरीद रहे थे वो हमसे 10 गुना ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे। तो ये भी उनको लगता है कि हमें काफ़ी कम पैसे में मतलब सही और डायरेक्ट अच्छे जो भी आपके स्पाइसेस हैं, जो भी सामान है, वो हमें इंडियन प्रोडक्ट डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यूरोप के लोगों में एक डायरेक्ट कॉमर्शियल रिलेशंस इंडिया के साथ स्थापित करने की एक लालसा फिर से जागृत होती है। और इसी कड़ी में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आपके इंडिया आते हैं। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो हैं, इसके पहले ये ब्राज़ील में जो भी आपकी ब्राज़ील के एक तरफ से खोज किए रहते हैं, जो भी इनकी टीम गई रहती है ब्राज़ील का भी ये खोज किए रहते हैं, तो इनको भी काफ़ी अनुभव रहता है। और ये अकेले नहीं आते हैं, ये बार्थोलोम्यू डियास के साथ आते हैं, इनके साथ आते हैं। ये 1500 ईस्वी में जब ये आते हैं तो वास्को ड गामा जो है 3 समुद्रिक जहाज़ को लेके आए रहते हैं, लेकिन पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जब आते हैं इंडिया कालीकट, तो ये अपने साथ काफ़ी भारी भरकम पूरा नौसेना का बेड़ा है, करीब 13 जहाज़ लेके आए रहते हैं। और इनके साथ 1200 वर्कर भी रहते हैं, कई सारे तो नौसैनिक रहते हैं। ये आने के बाद वहाँ पे कालीकट में एक छोटी सी फैक्ट्री स्थापित करते हैं सामान वगैरह स्टॉक करने के लिए। लेकिन ये होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, ये पुर्तगालियों के साथ उनकी एक छोटी मोटी आपसी रंजिश में लड़ाई हो जाती है, कई सारे पुर्तगालियों को मार दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है, ये पूरे कालीकट जो तट है मालाबार तट पे पूरा बमबारी कर देते हैं। कई सारे
अरबी जो जहाज़ है, व्यापारिक जहाज़, उसको कब्जा कर लेते हैं। उसके क्रू पे जितने भी लोग रहते हैं सबको जान से मार डालते हैं और काफ़ी एक तरफ से तहस नहस कर देते हैं कालीकट पे। फिर एक काम ये और करते हैं, क्योंकि वास्को ड गामा एक चीज़ स्टडी करके यहाँ से गए रहते हैं कि आसपास के जो क्षेत्रीय राजा हैं उनकी जैमोरिन से बनती नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि आपका कोचीन और कन्नूर, कोचीन और कन्नूर के राजा के साथ मिलकर एक संधि करते हैं और वहाँ पे अपना एक छोटा सा फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये वापस फिर लिस्बन चले जाते हैं और बहुत जो भी यहाँ से सामान लेके जाते हैं उससे बहुत पैसा उनको, बहुत ही भारी मुनाफा इनको भी होता है। फिर 1502 ईस्वी में वास्को ड गामा दोबारा फिर कालीकट आते हैं इंडिया और ये जैमोरिन को कहते हैं कि आप जो है इस क्षेत्र में पूरा जो व्यापार का एकाधिकार है वो हमें पुर्तगालियों को दे दीजिए। लेकिन जैमोरिन जो है इनको मना कर देते हैं। जिसके जैमोरिन एकाधिकार के लिए वास्को ड गामा को मना कर देते हैं कि हम भाई अरेबियन के साथ हमारा जो भी व्यापारिक संबंध है वो हमेशा बना रहेगा, हम आपको पूरा एकाधिकार नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसी के रंजिश में वास्को ड गामा क्या करते हैं कि अरब सागर में जितने भी अरेबियन शिप्स रहते हैं, जो भी बेड़े रहते हैं, उस सब पर कब्जा करते हैं, लूटते हैं, घसूटते हैं। थोड़ा बहुत जो बचा कुचा भी एक उम्मीद जो रहता है कि एक अच्छा रिलेशन फिर से बनाया जाए जैमोरिन के साथ, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अब इस कड़ी में क्या होता है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डे अल्मेडा उनको भेजा जाता है। ये पहले गवर्नर होते हैं। इनको एज ए गवर्नर के तौर पे भारत भेजा जाता है और कई सारे इनको बहुत सारे अथॉरिटीज़ अप्रूवल्स दिए जाते हैं कि आपको अच्छे से वहाँ पे अपना जो भी है अपने बिजनेस रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना है, वहाँ के लोगों के साथ मिलकर अपने रिलीजन को आपको बढ़ाना है, विस्तार करना है और कई तरह की मतलब अप्रूवल्स दी जाती हैं। और जो भी अरेबियन इन्फ्लुएंस जो मर्चेंट्स हैं उनको जगह जगह जहाँ जहाँ भी ये लोग अपना बेस बनाए हुए हैं वहाँ पे इन लोगों को ख़त्म भी करना है, हटाना भी है। ये 3 साल के अवधि के लिए इनको अपॉइंट करके भेजा जाता है। जब ये पहुंचते हैं फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, तो सबसे पहले ये एक काम करते हैं, ये आपका धीरे धीरे अरमूज, अडान, मलक्का, ये सब जितने भी मेन जो खाड़ी है, जो मेन आपके बेस पॉइंट्स हैं व्यापार के समुद्री मार्ग के, वहाँ पे ये अपने धीरे धीरे अपना एक तरफ से खुद को स्थापित अपना एक बेस बना लेते हैं। और इनकी एक पॉलिसी, बहुत फेमस पॉलिसी चलती है, ब्लू वाटर पॉलिसी। और कार्टेज सिस्टम। इसमें क्या रहता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब तो ये रहता है कि इनका एक ये भी मानना था कि अगर इंडिया पे कब्जा करना है, पूरी तरफ से सत्ता कायम करना चाहते हैं, तो इंडियन ओशन पे आपका पूरा कब्जा होना चाहिए। और कार्टेज सिस्टम ये रहता है कि एक ख़ास किस्म का पास रहता है, ये मतलब जारी करवाते हैं कि ये पास अगर आप हमसे नहीं लोगे, आपको अगर कोई भी व्यापार करना है, व्यापारिक जो भी जहाज़ अगर आप ले जा रहे हैं इस इंडियन ओशन जो आपका है, हिंद महासागर से चाहे अरब सागर के रास्ते से, तो आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। बिना हमसे परमिशन लिए अगर आप बिना पास दिखाए जाते हैं, तो ये क्या करते थे, जो भी जहाज़ होते थे व्यापारिक जहाज़, चाहे वो किसी भी देश के हो, स्पेशली इनकी खुनिस तो अरबियन कंट्रीज़ के साथ, अरेबियन मर्चेंट्स के साथ, अरेबियन शिप्स से ज़्यादा थी, तो उसको ये पूरा तहस नहस कर देते हैं, लूट लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और एक काम और होता है कि जो लाल सागर के रास्ते से, क्योंकि ये अडान की जो खाड़ी है वहाँ पे भी अपना बेस बना लेते हैं, तो जो वेनिस का जो मेन जो सेंटर इससे पहले जो बने रहता है इटली का, वेनिस ओरिएंटल गुड्स के लिए, इंडियन गुड्स के लिए, तो उसका प्रभुत्व धीरे धीरे कम होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो इजिप्ट के राजा हैं
ममलुक उनको एक तरफ से कन्विंस करते हैं कि आप जाके इसमें इंटरफेयर कीजिए और इनके जो वर्चस्व को ख़त्म कीजिए। तो 1507 ईस्वी में ड्यू के पास, समुद्र के अरब सागर के पास 1507 ईस्वी में ड्यू के पास आपका इजिप्ट, गुजरात के राजा और जैमोरिन तीनों मिल के पुर्तगाली सेना के साथ लड़ाई होती है समुद्र में। और इसमें ये होता है कि पुर्तगाल हार जाता है और इनका जो बेटा होता है फ्रांसिस्को डे अल्मेडा का, वो मारा जाता है। लेकिन 1 साल के बाद ही फ्रांसिस्को डे अल्मेडा इसका बदला लेते हैं और तीनों को, इजिप्ट, गुजरात और जैमोरिन, तीनों को बुरी तरह से हरा देते हैं, वहीं पे हराते हैं। इसके बाद ये वापस चले आते हैं और 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये इंडिया इनको भेजा जाता है एज ए गवर्नर, एज ए वाइसरॉय, जो भी आप बोलिए। अलग अलग किताब में अलग अलग आपके मतलब डेजिग्नेशंस लिखे हुए हैं। बस ये नाम याद रखिए कि 1509 में ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को इंडिया भेजा जाता है। अल्फांसो इनके नाम से इंडिया में जो मैंगोज़ हैं, अल्फांसो मैंगो उनका नाम पड़ा है। इंडियन मैंगो का एक खास किस्म के मैंगो होते हैं आपके। और ये इसके पहले भी 1503 ईस्वी में एज ए कमांडर इन चीफ इंडिया आए रहते हैं। तो इनको कुछ हद तक बहुत कुछ मतलब एक अनुभव रहता है और इनको ये स्पेशली आते हैं कि जो भी पुर्तगाल का जो पूरा वर्चस्व है वो पूरा कायम करके रहेंगे अपने मरते दम तक। ये पूरे एक दृढ़ संकल्प के साथ ही इंडिया में आते हैं। और आते साथ ही 1510 ईस्वी में ये काम करते हैं कि जो गोवा रहता है आपका, यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह के मतलब अधीन में रहता है गोवा। तो 1510 ईस्वी में गोवा पे ये कब्जा कर लेते हैं, गोवा जीत लेते हैं। और